है वो उससे थोड़ी अलग होगी। और जो मतगणना के राउंड है तो आगे बढ़ेंगे, तो हमें लगता है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल में जो स्थिति बताई गई थी वो स्थिति उस तरीके से नहीं रहने वाली है। और जो रुझान है वो कब कैसे परिवर्तित होंगे, कभी हम देख रहे हैं ये आगे हैं ये पीछे हैं, तो ये अभी रुझान शुरुआती दौर के और इनके आधार पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। नहीं, लेकिन एक तस्वीर तो मिल ही जाती है ना, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? नहीं, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की जो एग्जिट पोल में भी जो आपने रुझान बताया, जिस तरीके का एक दिखाया कि ये तस्वीर होगी और कहीं ना कहीं रुझान जो है वो मिलते जुलते आ रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके के एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था और रुझानों का झुकाव जो है वो भी उसी तरीके का है, तो इस बात को हम मान रहे हैं अभी। जी, तो आप मान रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए राजस्थान के अंदर एक किला बचाने की एक कोशिश थी, वहां पर आप पीछे रह गए, आप सफल नहीं हो पाए, यानी कमोबेश जो विधानसभा चुनाव में नतीजे थे वो इस बार भी दोहराए जाएंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है, स्थितियां दोनों बार अलग अलग होती है। विधानसभा का चुनाव राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लड़ा जाता है और लोकसभा चुनाव पूरे देश में जिस तरीके का एक कानून और जिस तरीके की सरकार चली है उसके आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। तो परिस्थितियां हमेशा अलग अलग होती है। दोनों को एक तरीके से मिक्स करके अगर हम ये देखें कि विधानसभा चुनाव में अगर हमारी हार हुई तो उसी तरीके के नतीजे हमें यहाँ मिलेंगे। होता हमेशा से यही है, नहीं जो पार्टी सत्ता में होती है, कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व हमेशा से दिखाई देता है। नहीं, ये तो राजस्थान चुनावों में, देखिए विधानसभा चुनावों में भी हमारी जब यहाँ पर सरकार थी तो हम 20 सीटें लेकर आए थे। लोकेश जी, आपने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि इस बात आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि राजस्थान के अंदर जिसकी विधानसभा में जिसकी सरकार होती है, राज्य में जिसकी सरकार होती है, लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा मिलता है। दूसरी बात जो आपने कही कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इत्तेफाक रख सकता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव भी कई लोग जो होते हैं वो बुनियादी जरूरतों पर लड़ते हैं, भी वोट करते हैं। किसी सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, उन्हीं के आधार पर वोट करते हैं। एकदम आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ हमारे किस तरीके के संबंध होते हैं। वो जयपुर में जो रेहड़ी लगाता है सब्जी बेचने के लिए, वो उसी आधार पर वोट करता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। 10 साल तक हम केंद्र में सरकार में थे जी, और जहां तक बात आती है और इस बात को सभी सहर्ष स्वीकार करते हैं कि जब सरकार लंबे समय तक रहती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो है वो एक किसी हद तक काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मार्केटिंग की, चुनाव को लड़ने की जो एक पूरी पद्धति अपनाई, हम कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ गए। हम उस तरीके से अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने किए हुए जितने भी कार्य थे उनको सीधे तौर पर जनता तक पहुंचाने में असफल रहे। उनकी मार्केटिंग के आगे हम पिछड़ गए। इस बात को हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जो तरीका उन्होंने अपनाया, जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाया पूरे देश में, हम उस माहौल से नहीं लड़ पाए। चलिए, उन्होंने माहौल बनाया, आप भी माहौल बना सकते थे, आपने माहौल नहीं बना पाया। यहाँ पर तो राजनीति में जो लीड ले सकता है, जो भी लीड लेगा वो आगे रहेगा। और ये चलिए, आपने इस बात को स्वीकार किया कि किसी चीज में तो आगे रहे जिनमें आप उनसे पिछड़ गए। मेरे साथ दीनदयाल एक जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी ने अख्तियार किया था इस चुनाव में, उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई। इस तरीके के उन्होंने हिम्मत दिखाई है चीजों को स्वीकार करने की। कल मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आप बेहतर राजस्थान की राजनीति को समझते हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें या फिर पूरे देश की राजनीति की बात करें, कांग्रेस के नेता चुनाव के जिस दिन वोटिंग हुए उसके दूसरे दिन से ही कांग्रेस के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ही बता रहे थे कि वो चुनाव हार चुके हैं। उनके बयानों को सुनिए। इनके प्रवक्ता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि मैं हार रहा हूं। तो एक इमेच्योर पॉलिटिशियंस भी ये इस तरीके का शो कर सकता है कि नतीजे आने से पहले ही आप इस बात को जाहिर कर दे रहे हैं कि हम हार रहे हैं। रहे हैं वो एक बड़ा वो है, और पूरी कांग्रेस की विफलता है 10 साल की, उस विफलता के कारण से भी, और जो कार्यकर्ता जोश में था कि हाँ सरकार हमें लानी है पहली बार कमल के रूप में पूरे हिंदुस्तान में, एक कमल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये कहीं न कहीं 65 साल से हमारे मन में थी। तो कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश दिखाया, और वो जोश कांग्रेस के पास नहीं था, क्योंकि विधानसभा में ये लोग हार गए तो इनके कार्यकर्ताओं में फूट हो गई, इनके कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई। आपने कई बार देखा होगा जिनकी बैठकों में खूब लात घूसे चले,
ये बताइए कि ये जो हालात बने हैं, बीजेपी आप लोगों के प्रति आप कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रही हो या फिर कुछ चीजें रही हो, लेकिन आपके कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे। विधानसभा चुनाव के बाद जो आप लोगों की समीक्षा बैठक होती रही है, उन समीक्षा बैठकों में हमने देखा है, राजस्थान की जनता ने देखा है कि वहां पर समीक्षा बैठकों में कुर्सियां चली, लात घूंसे चले, यानी आप के लोग एकजुट नहीं थे और उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है आज। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से हर जगह जहां भी समीक्षा बैठकें हुई, ये कार्यकर्ता की एक भावना होती है। अगर वो किसी भी मीटिंग में अपने घर में अपने परिवार में अपनी कोई बात कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है। तो चुनाव हारने के बाद जो भी बैठकें हुई, मीटिंगें हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं प्रकट की, लेकिन उसको रूप दूसरे तरीके से दिखाया गया। उसको इस तरीके से पूरे एक कह सकते हैं कि माहौल बनाया गया कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है, कांग्रेस एकजुट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने पूरे एकजुट होकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लोकेश शर्मा जी बताइए, लोकेश शर्मा जी आप लोगों की समीक्षा बैठक में कुर्सियां चली या नहीं? आप लोगों की समीक्षा बैठक में कुर्सियां चली या नहीं चली? देखिए, उसकी हमें जानकारी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दिखाई गई है। अगर किसी कार्यकर्ताओं में आपस में कार्यकर्ताओं में कोई बात हुई होगी तो वो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं उनकी आपके बड़ी नेताओं के सामने कुर्सियां चली हैं। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कार्यकर्ताओं के बीच की। अगर आपस में कार्यकर्ताओं की कोई भावना रह गई हो, किसी को कुछ सम्मान नहीं मिला हो, उनकी आपसी कोई बात रही हो, उस वजह से अगर कोई कुर्सियां चली है, रात घूसे चले, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो वो स्वीकार्य है, वो माना जा सकता है कि आपस में कार्यकर्ता जब बात करते हैं तो किसी न किसी चीज पे, किसी मुद्दे पर उत्तेजित भी हो जाते हैं, तो वो उनकी आपस की बात हो सकती है। लेकिन वो कांग्रेस ये कैसी उत्तेजना? आप अब तक के सबसे खराब परफॉर्मेंस आपकी पार्टी ने किया। आपका जो सामने वाला दल है वो एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आया, वहां पर तो आपको चिंतन करना चाहिए था, मंथन होनी चाहिए थी कि आखिरकार आप क्यों हारे, एक कुर्सी चलाकर पहुंच। देखिए, सभी पार्टियों में ऐसा होता है, जब चुनाव लड़ा जाता है उसमें लोकेश शर्मा जी सुनिए, किसी पार्टी में हो रहा था, हम उस पर क्यों बात करें? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के नाते हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में देखिए, जब चीजें अच्छी होती है ना तो सारी चीजें ढक जाती हैं, जब चीजें खराब होती हैं तो इन सारी चीजों को उखाड़ा जाता है। अगर आप अभी जीत रहे होते तो शायद उन कुर्सी चलाने की बातों को कोई नहीं कहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में 33 नंबर में पासिंग मार्क्स 100 में 33 होता है, आपको 20 आए तो आप कहेंगे भाई साहब उनके 20 आए, मेरे 21 आए, फेल तो दोनों हुए। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अभी दीनदयाल जी ने बात बताई कि विधानसभा चुनाव में भी हमने भी इतने ऐड दिए, इतनी मार्केटिंग की, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था वो माननीय वसुंधरा राजे जी ने भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था। तो यहाँ इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही कि उन्होंने आके कोई काम ऐसे किए हों जिनकी वजह से जनता ने उन्हें दिए हों। लोकेश ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वसुंधरा राजे चुनाव जीत जाती है तो ये तो अशोक गहलोत के लिए शर्म की बात है। 5 साल उनकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी उस दौरान कुछ नहीं थे। नरेंद्र मोदी को सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार घोषित किया गया, उससे पहले वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्यों अशोक गहलोत ने अपने काम के बदौलत नए लोगों से वोट मांगा? क्यों लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर दिया? नहीं, काम की बदौलत ही मांगा था वोट को। वोट हमने काम की बदौलत ही मांगा था। हमने पूरे राजस्थान में जो कैंपेन चलाया, वो राजस्थान में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो चलाई गई थी, उन्हीं के आधार पर जनता से वोट मांगा और उन्हीं के आधार पर जनता के बीच में गए। लेकिन वही जो बात मैंने आपको शुरुआत में कही कि हम अपने चीज की या अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जो हमने आम जनता के लिए बनाई थी, उसकी मार्केटिंग या उसको उस जगह तक पूरे सही रूप में नहीं पहुंचा पाए जिससे कि लोगों को फायदा मिला था। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में पीछे रह गए, जिस चीज को गलती किसकी है? गलती हमारी है कि हम अपनी जो भी हमने काम किए थे उनकी पब्लिसिटी प्रॉपर रूप में नहीं कर पाए। चलिए प्रकाश भंडारी जी, यूपी के खेमे में देखा जा रहा है, वाकई बनता है जीत अगर उनकी हो रही तो, लेकिन आपकी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये अगर आप हार भी रहे हैं तो आपको सामने तो आना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं हम हैं। इस बार अगर हमारी हार हुई है, जनता ने हमें नकारा है, तो हम सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं, आगे हम मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे आगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सामने आना चाहिए, जनता के बीच दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि कहीं नजर नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि सभी लोग जो है बहुत सहर्ष जो जनादेश को उसको स्वीकार करेंगे। जो जनता ने जो आदेश दिया है वो सर्वमान्य है और सभी उसको मानेंगे। तो ये जो कहना कि किसी भी तरीके से पार्टी आपकी नजर नहीं आ रही है या नहीं दिखाई देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता।
कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस वक्त बड़ी खुशी की बात होती है जब उसकी पार्टी रुझानों में भी बढ़त बनाती है और वो रुझान कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको परिवर्तित होते हुए नजर आते हैं। तो जो जश्न का माहौल आप बार बार दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, तो वो एक सामान्य है, क्योंकि हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि वो कैसे सत्ता में आए, कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करे, कैसे अपनी सीटों को लेके आए। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक स्वाभाविक सी बात है और वो होना भी चाहिए कार्यकर्ताओं के लिए। चलिए ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, सिंह बतौर निर्दलीय आए, इस सीट से भी आपके जो प्रत्याशी हैं हरीश चौधरी साहब, वो कहीं सिनेरियो में नजर नहीं आए और अभी जो शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं वहां पर भी ये देखने को मिल रहा है कि हरीश चौधरी साहब कहीं दिख नहीं रहे। लड़ाई सीधे सीधे जसवंत सिंह और कर्नल सोनाराम के बीच में है। जी, जिस तरीके से आपके चैनल समाचार प्लस पे जो लगातार रुझान दिखाई दे रहे हैं और वो बार बार इस एक सीट को लेकर कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, तो ये एक सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो एक बात लगातार चल रही थी कि जसवंत सिंह जी को जिस तरीके से वहां एक बार दरकिनार किया गया, फिर वापस कर्नल सोनाराम जिनको कि कांग्रेस से उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस से आके सीधे भारतीय जनता पार्टी में मिले और उन्हें तुरंत टिकट दिया गया, तो ये एक वहां की एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का जो टिकट था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन जब बात आती है ओवरऑल चुनाव की, तो मैं एक आपको बात बताऊं जो लगातार चल रही थी और भंडारी जी ने भी जो कहा कि जनतंत्र में या लोकतंत्र में जब प्रचंड बहुमत दिया जाता है, उसके साथ ही बहुमत पाने वाली पार्टी का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो होती है पूरे देश के लिए बन जाती है। आपको मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूं कि राजस्थान की जनता ने 163 सीट का मैंडेट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को दिया, लेकिन पिछले 5 महीने में जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक काम राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरीके के लगातार वादे किए, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग भावनात्मक बहुत ज्यादा है, हमारे देश की जनता भावनाओं से जुड़ी हुई है। अगर कोई इंसान या कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी सीधे तौर पर उनकी भावनाओं को लेकर बात करती है, तो कहीं ना कहीं हमें उनमें अपनापन सा नजर आता है और हम उनके साथ हो लेते हैं। तो जो बहुमत दिया राजस्थान में और जिन वादों के काम करने के लिए दिया, उन्होंने हर जगह जाकर स्वराज संकल्प यात्रा में ये कहा कि आपको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। पिछले 5 महीने से राजस्थान की आप हालत देखिए, आपको पता लगेगा कि पूरे दिन बिजली नहीं आ रही है। जहां 24 घंटे बिजली देने की बात हो रही थी, पूरे दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अभी 2-3 दिन पहले मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था लाइव बहस में अस्पतालों की स्थिति में, वहां पर आपको सुनने में बड़े अचरज होगा कि टॉयलेट में प्रसव हो रहा है। तो ये जो लापरवाही हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अहंकार जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब प्रचंड बहुमत पा लेता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये सब चीजें छोड़कर अगर किसी वादे के अनुरूप जनता ने किया है तो वो पूरा करना चाहिए। नहीं ठीक, आपने जो बात कही, आपने कई सारे आरोप लगाए। चलिए मैं उन आरोपों को पूरी तरीके से खंडन नहीं करता हूँ, ठीक है। वो मैं जब दीनदयाल जी के पास आऊंगा तो आप ही के चैनल ने दिखाई सर पहले रिपोर्ट। हाँ ठीक है सर, मैं पहले जो बात आपने कही, जो आपने आरोप लगाया है उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं दीनदयाल जी से उनका जवाब लूंगा। लेकिन आपने जो एक बात कही उसका भी एक जवाब जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा कि जो प्रसव हुआ अस्पताल में महिला का, ये चीजें व्यवस्था की बात है और व्यवस्था 5 महीने में दुरुस्त नहीं हो सकती है, 5 साल में नहीं हो सकती है। एक टाइम लगता है चीजों को बेहतर करने में। और अगर एक मेंटालिटी डॉक्टरों की बनी हुई है कि कोई बिना बगैर पैसे दिए वो सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेड मुहैया नहीं कराया जाता है या फिर चीजें बेहतर नहीं है सरकारी अस्पतालों में, तो ये व्यवस्था में खामी है और व्यवस्था को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। फिलहाल आचार संहिता लगी, वादे तो यही किए गए थे, जनता की भावनाओं के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ किया है। एक ही तरीके का नाम दिया सीधा, ठीक, पानी मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सर वो कहाँ हुआ? नहीं लोकेश शर्मा जी, मैं आ रहा हूं उस पर। और जो आपने कहा पानी बिजली, अब उनके पास सीधा सा जवाब होगा कि आचार संहिता लगी थी, कुछ चीजें हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और हम एक बात बताइए, किसने 4-5 महीने शासन किए, 1 महीने 2 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद सीधे फिर लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई, तो हम उनसे किस आधार पर जवाब मांगेंगे? ये चीज जब आप अक्टूबर नवंबर में जाके जवाब मांगेंगे और उस वक्त ये स्थिति अगर होगी साल भर के बाद, देखिए कदम तो उठाएंगे, एक दिशा में कदम तो उठाएंगे। हम ये नहीं करें कि सारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक मिनट मुख्तार, देखिए वही हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे थे और दीनदयाल जी ने भी जो कहा कि आपकी सरकार में ये हुआ वो हुआ, तो जनता ने हमारी सरकार को मैंडेट नहीं दिया, जनादेश नहीं दिया और हमारी सरकार नहीं आई।
तो अब उसके बाद जिन आकांक्षाओं के आधार पर प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना, तो कहीं न कहीं उस दिशा में कदम उठाते हुए तो नजर आते। इन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने के लिए छोड़ दिया, यानी गरीबों के लिए इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया आते ही। ठीक है, एक छोटा सा बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा प्रकाश भंडारी साहब। जो दोनों ओर से दावे वायदे किए जा रहे हैं, जो लोकेश जी ने कहा, जो दीनदयाल साहब ने कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं दोनों की बातों से आप? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि पिछली सरकार की सफलता या इस सरकार की असफलता अब तक है, उसका कहीं भी कोई रिफ्लेक्शन जो है वो रुझान में नहीं दिख रहा है। रुझान जो बता रहा है वो ये है कि विकास, विकल्प और ये सब जो बातें हैं वो सब अलग हैं। वो ये मौका नहीं है इसे। अभी जो सोच है, अभी जो दृष्टि है लोगों की, वो ये है कि बदलाव की स्थिति, देश में बदलाव चाह रहे थे लोग, और ये छोटी मोटी समस्याएं, बिजली और अस्पताल की और डॉक्टर की और मरीज की समस्याएं जो है ये गौण हो चुकी है। देश में बदलाव, चलिए सर, बदलाव का दृष्टि, ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीनदयाल कुमावत साहब, लोकेश शर्मा साहब और प्रकाश भंडारी साहब, आप तीनों बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाचार प्लस पर लगातार हम आपको सबसे सटीक अपडेट मतगणना से जुड़ी देते आ रहे हैं। 25 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। जेपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।